नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम हेमंत सोरेन को लेकर आज खत्म हो सकता है सस्पेंस। राज्यपाल चुनाव आयोग को भेज सकते हैं आदेश। दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामे के आसार। विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करेंगे आज केजरीवाल। सम्राट चौधरी ने कहा, तेजस्वी हाफ पैंट नहीं पहनते थे, तब से लालू के यहां रेड हो रही है। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव बोले, सरकार की पैसे देने की नहीं है औकात। वीडियो वायरल होने के बाद अब दी सफाई। गुलाम नबी आजाद के समर्थकों ने दिया एकजुटता का संदेश। चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री ने किया बड़ा दावा। झारखंड राज्य के सियासी गलियारे में जारी उठापटक के बीच आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक भविष्य को लेकर सस्पेंस खत्म हो सकता है। जोरों पर चर्चा है कि आज राज्यपाल रमेश बैस सीएम हेमंत सोरेन को विधायक पद पर आयोग ठहराने का आदेश चुनाव आयोग को भेज सकते हैं। बता दें कि गुरुवार को राज्यपाल के आधिकारिक आवास के सूत्रों द्वारा दावा किया गया था कि चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक खनन पट्टा खुद को देकर चुनावी मापदंडों की अनदेखी करने के आरोप में विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की थी। हालांकि इस पर अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। खनन पट्टे के मामले की वजह से हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता खतरे में है। वहीं सोरेन की बैठकों का सिलसिला भी जारी है और वे लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं कि यूपीए के सभी विधायकों को एकजुट रख सके। इसी कवायद के तहत शनिवार को हेमंत सोरेन झारखंड यूपीए के विधायकों को रांची से बाहर लतरातू डैम ले गए थे। हालांकि सभी देर शाम को पिकनिक बनाकर वापस रांची लौट आए थे। इसके बाद सीएम आवास पर शनिवार देर रात तक जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के सदस्यों की बैठक भी चली। इस बीच रविवार को सीएम आवास पर गठबंधन दल के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान नेताओं द्वारा झारखंड के वर्तमान राजनीतिक हालात लेकर असमंजस की स्थिति पर अपनी बात रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि या तो बीजेपी सीधे सेक्शन 365 का इस्तेमाल करे और राज्य सरकार को बेदखल कर दे, और अगर बीजेपी में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है तो अनर्गल प्रलाप बिल्कुल ना फैलाएं। इससे राज्य की जनता परेशान है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर भी चुनौती दी है और कहा कि जो भी फैसला लेना है ले लीजिए, हम 24 घंटे में अपना निर्णय ले लेंगे। हमारे पास 50 से ऊपर की संख्या में यानी बहुमत है। राजभवन अपने फैसले से सरकार को कराए अवगत। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि बीते 4 दिनों से खबरों का बाजार गर्म है और कहा जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े मामले पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपना फैसला राजभवन को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि राजभवन अब अपने फैसले से सरकार को अवगत कराए ताकि राज्य में उत्पन्न हुई असमंजस की स्थिति पर विराम लग सके। इस दौरान नेताओं ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का खेल खेलने का भी आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा के सोमवार को बुलाए गए विशेष सत्र में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के बीच नोकझोंक देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस सत्र में सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करेंगे। बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए केजरीवाल ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि विपक्षी दल का उनकी सरकार को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस विफल हो गया है क्योंकि वह आपके किसी विधायक को नहीं तोड़ सकी। केजरीवाल ने कहा था कि मैं विधानसभा में विश्वास मत लाना चाहता हूं ताकि दिल्ली के लोगों के सामने ये साबित किया जा सके कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली ऑपरेशन कीचड़ बन गया है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं और उसका ऑपरेशन लोटस धोखे से सत्ता हथियाने का तरीका है। बता दें कि मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के छापे के बाद बीजेपी और आप में जुबानी जंग तेज हो गई है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए केजरीवाल पर राजनीतिक प्रचार के लिए विधानसभा का इस्तेमाल करने और अपनी सरकार के शराब घोटाले से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नाटक करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि बीजेपी के सभी 8 विधायकों को शुक्रवार को सदन से पूरे दिन की कार्यवाही के लिए मार्शलों के जरिए बाहर निकाल दिया गया था। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा में आप के 62 और बीजेपी के 8 विधायक हैं।
लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी के कई नेताओं के घर सीबीआई और ईडी की हुई छापेमारी को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव केंद्र सरकार एवं जांच एजेंसियों पर हमलावर हैं। उन्होंने सीबीआई और ईडी पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप भी लगाया। इसको लेकर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। रविवार को सम्राट चौधरी ने कहा कि सीबीआई का पर्दापण तो उस समय हुआ जब तेजस्वी यादव हाफ पैंट भी नहीं पहनते थे। उनके बारे में क्या कहीं? सम्राट चौधरी ने कहा कि 1996 में सीबीआई का पर्दापण बिहार में हुआ। उस समय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। केंद्र में उनके जनता दल के देवगौड़ा की सरकार थी। लालू के खिलाफ आवेदन देने वाले उनके ही साथ हैं शिवानंद तिवारी और ललन सिंह, जिन्होंने उनके खिलाफ आवेदन दिया था। सीबीआई और ईडी का खेल तो उनके ही शासनकाल से हुआ था। उस समय लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। वहीं दूसरी ओर बीते शनिवार को निगरानी विभाग द्वारा किशनगंज में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय रॉय के आवास पर कई ठिकानों से करोड़ों रुपए कैश बरामद होने के मामले पर भी सम्राट चौधरी ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर विजय कुमार सिन्हा जब विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय ही उन्होंने आवाज उठाई थी। संजय सरावगी ने सवाल उठाया कि सिर्फ इसी विभाग में नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के कई और भी मामले हैं। बहुत कुछ उजागर होगा। अब तो गुंडा राज आ गया है। हमारे कार्यकर्ताओं को घर में घुसकर गोली मारी जाती है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर अपने एक बयान से भूपेश बघेल सरकार को शर्मिंदा कर दिया। टीएस सिंहदेव के बयान का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में स्वास्थ्य मंत्री कहते सुने जा सकते हैं, राज्य सरकार की प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाने की औकात नहीं है। सिंहदेव ने कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार को प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने टीएस सिंहदेव से उनके आवास पर मुलाकात की थी और मांगों का एक ज्ञापन सौंपा था। कर्मचारियों ने मंत्री से डीए बढ़ाने की मांग की थी। इस पर सिंहदेव ने जवाब दिया था कि चूंकि पैसा नहीं है, कर्मचारियों को अतिरिक्त वृद्धि कैसे दिया जा सकता है। वायरल हो रहे वीडियो में मंत्री प्रतिनिधि मंडल से कहते सुने जा सकते हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो सरकार के पास आपको करोड़ों रुपए अतिरिक्त देने के लिए कोई औकात नहीं है। सरकार पहले से ही 40,000 करोड़ रुपए दे रही है। टीएस सिंहदेव के बयान का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी को बघेल सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर वित्तीय कुप्रबंध का आरोप लगाते हुए उन्हें मिस्टर बंटाधार करार दिया। अपने बयान की वजह से आलोचनाओं से घिरे सिंहदेव को अब सफाई भी देनी पड़ी है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट में लिखा, शब्दों के चयन में मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई है, जिस पर खेद व्यक्त करता हूं, मगर छत्तीसगढ़ सरकार को और अधिक खर्चा करने में केंद्र सरकार का आर्थिक असहयोग बाधा बना हुआ है। आज केंद्र के पास छत्तीसगढ़ की जनता के 2000 करोड़ से अधिक राशि लंबित है। कृपया प्रदेशवासियों के हक में इसके लिए आप सहयोग करें। बता दें कि राज्य सरकार के 4 लाख से अधिक कर्मचारी और अधिकारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 22 अगस्त से 34% महंगाई भत्ता, मौजूद डीए अनुपात में 6% की वृद्धि और मकान किराया भत्ता की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वहीं राज्य सरकार ने 16 अगस्त को सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में 6% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इससे 28% तक ले जाया गया। गुलाम नबी आजाद के बाद कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रविवार को जम्मू में जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री जीएम सरूरी के नेतृत्व में बैठक की। कांग्रेस से 26 अगस्त को इस्तीफा देने वाले आजाद का 4 सितंबर को जम्मू पहुंचने का कार्यक्रम है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। सरूरी ने कहा कि आजाद के समर्थन में पार्षदों, पंचायत सदस्यों और ब्लॉक स्तर के नेताओं सहित कांग्रेस के 500 से अधिक प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बैठक में ये संदेश देने के लिए बुलाई गई थी कि हम सभी आजाद के साथ हैं। पूर्व मंत्री जीएम सरूरी ने कहा कि आगामी दिनों में आप देश भर के नेताओं को आजाद की पार्टी के साथ आते देखेंगे। जम्मू कश्मीर में 25 नवंबर को मतदाता सूची के विशेष
पुनरीक्षण के पूरा होने के बाद विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इसीलिए आजाद का फोकस यही है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के पूर्व उपाध्यक्ष सरूरी ने कहा कि नई पार्टी सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हमें विश्वास है कि आजाद जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि उनकी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में अपने दम पर जीत हासिल करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि आजाद के इस्तीफे ने कांग्रेस नेतृत्व का पर्दाफाश कर दिया है। वे आगे क्या करने जा रहे हैं, ये उनका अपना फैसला है। अगर उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। रैना ने कहा कि बीजेपी किसी भी पार्टी के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि हम अपने बल पर चुनाव जीतने में सक्षम हैं। हम 50 से अधिक सीट जीतेंगे और अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बोल धरती जयकारा, गगन है सारा गूंजा रे। जग में लहराया न्यारा ध्वज है हमारा ऊंचा रे। हम वो योद्धा वो निडर, हम जो भी दिशा में जाए, सारे पथ चरण छुए और पर्वत शीस नवाए। रास्ते से हट जाए नदियां हो के हवाए। हम है जियाले जीतने को, हम रण में उतरते हैं। हम सूरज है अंत, हम ही रातों का करते हैं। जो रक्त है तन में बहता, वो हमसे है ये कहता। सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। बोल उठा ये जग सारा जय, और युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एशिया कप के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलने के बाद 147 रन बनाए थे। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 2 गेंद पहले ही लक्ष्य का पीछा कर लिया। इस जीत के बाद पीएम मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, टीम इंडिया ने आज के एशिया कप के मैच में शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया। टीम ने शानदार कौशल और धैर्य का प्रदर्शन किया। उन्हें जीत की बधाई। भारत की इस जीत के हीरो रहे स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने पहले गेंदबाजी में 3 विकेट चटकाए और फिर बल्लेबाजी में 4 चौके ओके 1 छक्के की मदद से नाबाद 33 रन बनाए। वह जब बैटिंग के लिए आए थे तो भारत ने 15वें ओवर में सिर्फ 79 रनों पर अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। पाकिस्तान से मिले 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 0 पर आउट हो गए। उन्हें डेब्यू मैन नसीम शाह ने बोल्ड किया। इसके बाद पावर प्ले में पाकिस्तानी गेंदबाजी लगातार सटीक लेंथ पर गेंदबाज करते रहे। 0 पर विराट कोहली को जीवन दान मिला और फिर उन्होंने इसका फायदा उठाया। इस दौरान कोहली अपनी पुरानी लय में दिखे। उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का लगाया। हालांकि रोहित लगातार संघर्ष करते रहे और सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। कोहली के रूप में भारत को तीसरा झटका लगा। कोहली 35 रन बनाकर नवाज की गेंद पर कैच आउट हुए। रोहित और कोहली के आउट होने के बाद भारतीय टीम मुश्किल में दिख रही थी। ऐसे में 4 नंबर पर बैटिंग करने आए रविंद्र जडेजा ने मोर्चा संभाला। पहले
जदयू ने सूर्य कुमार यादव के साथ चौथे विकेट के लिए 36 रनों की साझेदारी की। इसके बाद जब सूर्य आउट हो गए तो जडेजा ने हार्दिक पांड्या के साथ भारत को मुश्किल से निकाला। रविंद्र जडेजा ने 29 गेंदों में 35 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 2 चौके और 2 छक्के निकले। वहीं हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 17 गेंदों में नाबाद 33 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। वहीं पाकिस्तान के लिए डेब्यू में नसीम शाह ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने अपने 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट चटकाए। नसीम ने राहुल और सूर्य कुमार को बोल्ड किया। इसके अलावा स्पिनर मोहम्मद नवाज ने 3 विकेट झटके। सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर जस्टिस यूयू ललित का पहला दिन है। जस्टिस यूयू ललित ने शनिवार को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच के सामने कुल 24 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगाई गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म के पूरी तरह पालन का राज्य सरकार का आदेश सही ठहराया गया था। 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह भी कहा था कि स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म के पूरी तरह पालन का राज्य सरकार का आदेश सही है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का हिस्सा बता रहे छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुनाए जाने के बाद कर्नाटक के उडुपी की रहने वाली 2 छात्राओं मनाल और निभा नाज ने इस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके साथ ही फातिमा बुशरा, फातिमा सिफरत समेत कई और छात्राओं ने भी अपील दाखिल की। इन याचिकाओं में कहा गया कि हाईकोर्ट का फैसला संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हर नागरिक को हासिल धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन करता है। मुस्लिम पुरुषों को तलाक का एक तरफा अधिकार देने वाले तलाक ए हसन और दूसरे प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। तलाक ए हसन पीड़ित 2 महिलाओं ने अलग अलग याचिका में इस व्यवस्था को समानता के मौलिक अधिकार का हनन बताया। उन्होंने मांग की है कि मुस्लिम लड़कियों को तलाक के मामले में बाकी लड़कियों जैसे अधिकार मिलने चाहिए। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की सालाना आम बैठक एजीएम आज दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी कंपनी के इस 45वीं एजीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। आरआईएल के निवेशकों के साथ साथ कॉर्पोरेट जगत और शेयर बाजार की भी नजरें रिलायंस इंडस्ट्री की एजीएम पर लगी हुई हैं। आरआईएल के एजीएम में हर साल कुछ ऐसे प्लान या कारोबारी घोषणाएं की जाती हैं जिसका निवेशकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस साल ये एजीएम बेहद खास होने जा रही है क्योंकि बहुप्रतीक्षित 5G के लॉन्च के लिए रिलायंस जियो कौन सी तारीख मुकर्रर करता है और क्या टाइमलाइन सेट करता है, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। साथ ही कंपनी के आगे कारोबारी प्लान के ऐलान में क्या बड़ी घोषणाएं होंगी, इसका इंतजार है। इसके अलावा रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल के आईपीओ को लेकर भी क्या तय हुआ है, ये पता चल सकता है। साथ ही क्या मुकेश अंबानी अपनी कारोबारी विरासत को अगली पीढ़ी को सौंपने से जुड़े कोई ऐलान करते हैं, इस जानने के लिए भारी लोगों में उत्सुकता है। रिलायंस इंडस्ट्री की ये एजीएम सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म के साथ साथ वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म पर भी प्रसारित की जाएगी। इसमें एक्सटेंडेड रियलिटी के छाते तले ऑगमेंट रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी और कई तरह की तकनीक के इस्तेमाल से आप एजीएम को देख पाएंगे। कंपनी के एजीएम को डायरेक्ट मीटिंग लिंक के अलावा आप ट्विटर, फेसबुक, जियो मीट और यूट्यूब के जरिए भी देख पाएंगे। इसके अलावा कंपनी ने इस साल एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है जहां जाकर आप इसकी एजीएम के सभी अपडेट हासिल कर सकते हैं।
अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अब पाकिस्तान पर अमेरिकी ड्रोन हमले के लिए एयर स्पेस उपलब्ध कराने का आरोप लगाया है। तालिबान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब ने कहा कि अफगानिस्तान पर ड्रोन हमले के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका को उसका हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने दिया। इससे पहले तालिबान के नेता बिना किसी देश का नाम लिए बिना पड़ोसी मुल्क को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे थे। याकूब का यह बयान अमेरिकी दावे के मुताबिक अलकायदा प्रमुख अल जौहरी की मौत के महीने भर बाद आया है। हालांकि तालिबानी नेता ने यह भी कहा कि जवाहिरी की मौत को लेकर जांच चल रही है और अफगानिस्तान अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। अमेरिका ने खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा के प्रमुख अल जवाहिरी को काबुल की एक पनाहगाह पर 31 जुलाई को ड्रोन से मिसाइल गिराकर मार गिराने का दावा किया था। तालिबान ने पहले ऐसे किसी हमले और जवाहिरी के मारे जाने पर कहा था कि उसे जानकारी नहीं है। तालिबान के रक्षा मंत्री याकूब ने काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिकी ड्रोन ने तब से अफगानिस्तान की क्षेत्रीय संप्रभुता के उल्लंघन में देश के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरना जारी रखा। इन उल्लंघनों को रोकने के लिए वॉशिंगटन और इस्लामाबाद दोनों से आग्रह कर रहा है। याकूब से जब पूछा गया कि किस देश ने अमेरिका की ड्रोन हमले के लिए मदद की तो उन्होंने कहा तालिबान एयर स्पेस उल्लंघन को सही से ट्रैक नहीं कर सका क्योंकि अमेरिकी फौज ने यहां से जाते समय अफगान रडार सिस्टम को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार ड्रोन पाकिस्तान से अफगानिस्तान में प्रवेश कर रहे हैं। वे पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वे हमारे खिलाफ अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल रोकें। तालिबान के आरोप पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार अहमद ने पलटवार करते हुए एक बयान में कहा कि याकूब द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को गहरी चिंता के साथ नोट किया गया है। असीम इफ्तिखार अहमद ने कहा किसी भी सबूत के अभाव में, जैसा कि स्वयं अफगान मंत्री ने स्वीकार किया, इस तरह के अनुमति आरोप बेहद खेदजनक हैं और जिम्मेदार राजनयिक आचरण के मानदंडों की अवहेलना करते हैं। असीम इफ्तिखार अहमद ने आगे कहा कि हम अफगानिस्तान के अंतरिम अधिकारों से आग्रह करते हैं कि वह किसी भी देश के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपने इलाके के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देने की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करना सुनिश्चित करें। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश मुसीबत बढ़ा रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में गंगा और उसकी सहायक नदियों का रौद्र रूप डराने लगा है। गंगा के सभी 84 घाट जलमग्न हो गए हैं। खिड़कियां घाट पर सैलानियों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। मिर्जापुर में भी गंगा का पानी निचले इलाकों को डुबोने लगा है। यूपी के बांदा जिले में यमुना और कैन नदी में उफान की वजह से तटीय इलाकों में बसे गांव पानी में डूब गए हैं। यूपी के बांदा जिले में यमुना और कैन नदी के उफान पर आने से लोग परेशान हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर सदर और पैलानी तहसील में हुआ। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में रविवार को देर शाम को हुई भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रविवार देर शाम भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए हैं। गौला नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से गौला बैराज के 6 गेट खोल दिए गए, जिससे गौला बैराज का पानी तेजी से निचले इलाकों में जाने लगा। गली मोहल्ले से गुजरने वाले नाले मानो नदी में तब्दील हो गए। लिहाजा प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट करने लगा है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई। यूपी में गंगा धीरे धीरे रौद्र रूप में धारण कर रही है। मिर्जापुर से लेकर वाराणसी तक गंगा का पानी तटीय इलाकों को डुबो रहा है। वाराणसी में गंगा किनारे घाटों पर बनी सीढ़ियां पानी में समा चुकी हैं। सभी 84 घाट जलमग्न हो गए हैं। खिड़कियां घाट पर सैलानियों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। गंगा का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ता दिख रहा है। नदी के किनारे बनी कॉलोनियों में पानी घुसने लगा है। मिर्जापुर में सदर तहसील के ग्रामीण इलाके पानी में डूब गए हैं। चुनार के सिखंड नारायणपुर ब्लॉक में गंगा का पानी कई गांवों में घुस चुका है। गांव के आसपास कमर तक पानी भरा है। किसानों के खेत डूब गए हैं, जिससे मिर्च की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। यूपी में मिर्जापुर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का संसदीय क्षेत्र है। लिहाजा अनुप्रिया पटेल ने खुद इलाके में जाकर हालातों का मुआयना भी किया और अधिकारियों को हर मुमकिन इंतजाम करने के निर्देश दिए। मिर्जापुर में भी गंगा का जलस्तर हर घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में मिर्जापुर से लेकर वाराणसी तक हालात बिगड़ने लगे हैं। यूपी के बांदा जिले
जिले में यमुना और केन नदी के उफान की वजह से कई गांव पानी में डूब गए हैं और लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। लोग अपना घर बार बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भटक रहे हैं। बिहार में भी गंगा नदी उफान पर है। बक्सर जिले के कई गांव पानी की चपेट में आ गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। नदी के किनारे और उसके आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का मंजर देखने को मिल रहा है। नदी किनारे बने मंदिर और दुकान पानी में डूब गई हैं। गंगा में उफान की वजह से उसकी सहायक नदियों ने ग्रामीण इलाकों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बक्सर जिले के 5 प्रखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी को शुभकामनाएं देते हुए ललन सिंह ने कहा कि आप काफी दिनों से वनवास में हैं, अपनी पार्टी के अंदर हशियाई पर हैं, दरकिनार कर दिए गए हैं और वह इसीलिए कर दिए गए हैं क्योंकि आप नीतीश कुमार के घनिष्ठ मित्र रहे हैं। ललन सिंह ने रविवार को बयान जारी कर ये बात कही। इस दौरान उन्होंने पुरानी कहानियों का भी जिक्र किया। ललन सिंह ने सुशील कुमार मोदी को लेकर कहा कि अगर नए रोल के कारण आप फिर से स्थापित हो जाते हैं तो हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ललन सिंह ने कहा कि 2 बातों को उठाया गया। एक है नौकरी के बदले जमीन का मामला। ये मामला 2008 में सीबीआई ने प्रारंभिक जांच में साक्ष्य नहीं मिलने के कारण बंद कर दिया था, लेकिन 2022 में जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है तो 2014 से और 2022 तक आप ही सरकार थी। दिल्ली में क्या हो रहा था, कौन सा काम कर रहे थे, लेकिन 2022 में लगता है कि महागठबंधन की संभावना को देखते हुए आप इस पर फिर से शुरू हो गए हैं। इसमें आप लोग खिलाड़ी हैं और तिड़कम चाल के माहिर हैं, इसमें कुछ नहीं होना है। ललन सिंह ने कहा कि IRCTC की बात आपने की। 2017 में चार्जशीट दाखिल हुई, 2017 से 2022 तक कुछ नहीं हुआ और बंद हो गया। अगर कुछ रहता तो ट्रायल हुआ रहता। 2017 में IRCTC का मामला इसलिए उठाया गया कि नीतीश कुमार को इसके नाम पर महागठबंधन से अलग किया जाए और फिर से एनडीए में लाकर अलग किया जाए। झारखंड में आप क्या कर रहे हैं वो दिख रहा है। सच को झूठ और झूठ को सच करने से अगर कुछ मिलता हो तो ले लीजिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भले ही 1 साल से ज्यादा का वक्त हो, मगर दोनों प्रमुख राजनीतिक दल सत्ताधारी बीजेपी, विपक्षी कांग्रेस की चुनाव को लेकर कदम ताल तेज होते जा रहे हैं और अब वे पूरी तरह चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जहां उम्मीदवारों के लिए जमीनी सर्वे करा रही है तो वहीं बीजेपी नेताओं का फीडबैक जुटाने में लगी है। राज्य में वर्ष 2018 में हुए विधानसभा के चुनावों से दोनों ही राजनीतिक दल सीख लेते नजर
चला रहे हैं और किसी भी तरह की चूक के लिए तैयार नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस भले ही कुछ बढ़त हासिल कर सत्ता में आ गई थी, मगर दोनों ही राजनीतिक दलों को बहुमत मिला था। पिछले चुनाव में 230 विधायकों वाली विधानसभा में कांग्रेस 114 और बीजेपी 109 स्थानों पर जीत हासिल कर पाई थी, मगर निर्दलीय और सपा बसपा के समर्थन के चलते कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। आगे चलकर कांग्रेस के भीतर बगावत हुई और वर्ष 2020 में सरकार गिर गई। परिणाम स्वरूप बीजेपी को 1.5 साल बाद फिर सत्ता संभालने का मौका मिला। राज्य में सत्ता की कमान बीजेपी के हाथ में जरूर है, मगर वर्ष 2023 के चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह सतर्क है, क्योंकि उसे वर्ष 2018 के नतीजे अब भी याद है। बीजेपी की वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद ताकत बढ़ी है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में है। इसके अलावा 2 दर्जन से ज्यादा तत्कालीन विधायक भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। उपचुनावों में भी बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है, तो वहीं राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान कांग्रेस के 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। कुल मिलाकर बीजेपी की स्थिति मजबूत है, मगर उसे इस बात की चिंता सताई जा रही है कि कहीं विधानसभा चुनाव में वर्ष 2018 जैसी स्थिति ना बन जाए। बीजेपी के संगठन के मुखिया विष्णु दत्त शर्मा पूरे प्रदेश में दौरे कर रहे हैं और संगठन की मजबूती के अभियान में लगे हुए हैं। उनको सबसे ज्यादा जोर बूथ की मजबूती पर है। पार्टी ने अभी हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों को भी गंभीरता से लिया है, क्योंकि 16 नगर निगमों में से कांग्रेस के महापौर पद के उम्मीदवार 5 स्थानों पर जीते हैं, तो 2 स्थान अन्य को गए हैं। बीजेपी की खास नजर उन लोगों पर है जो बगावत कर सकते हैं या जो पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हैं। यही कारण है कि लगातार ऐसे लोगों पर पार्टी कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी ओर जमीनी फीडबैक भी जुटाया जा रहा है। इसी आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार भी तय होंगे। एक तरफ जहां बीजेपी अपनी जमावट को पुख्ता करने में लगी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी जमीनी तैयारियां तेज कर दी है। कमलनाथ ने जिले स्तर पर प्रभारी हैं और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। साथ ही सर्वे का कार्य भी तेज कर दिया गया है और उन्होंने पिछले दिनों हुई बैठकों में भी साफ कर दिया कि जो सर्वे में नाम आए हैं उन्हें ही चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। कमलनाथ के तेवर भी इन दिनों तल्ख हैं और वे पार्टी के नेताओं को हिदायत भी दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने उन लोगों पर नजर पैनी रखने कहा है जो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें अब इस बात का डर है कि कहीं पार्टी में फिर बगावत ना हो जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होगा। यही कारण है कि दोनों दल अभी से फूंक फूंक कर कदम बढ़ाने में लगे हैं। लिहाजा दोनों दल अपने अपने तरह से चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। जो दल चुनाव जीतनी एकजुटता से लड़ेगा, सफलता भी उसी के खाते में आएगी। जहां बगावत होगी, नुकसान भी उसे ही होगा। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद में नमाज विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया है। ओवैसी ने पूछा कि आखिर मुसलमानों के साथ कब तक ऐसा सलूक किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर पीएम मोदी को घेरा। ओवैसी ने ट्वीट में लिखा, भारत में मुसलमान अब घरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते क्या? अब नमाज पढ़ने के लिए भी हुकूमत और पुलिस से इजाजत लेनी होगी। नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। कब तक मुल्क में मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक किया जाएगा? ओवैसी ने इसी कड़ी में आगे लिखा, समाज में कट्टरपंथी इस हद तक फैल गई है कि अब दूसरों के घरों में नमाज पढ़ने से भी लोगों के जज्बात को ठेस पहुंच जाती है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना चलहेट इलाके में ग्राम दुल्हापुर में लोगों ने पुलिस में तहरीर देकर आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष द्वारा नमाज पढ़ने से गांव में घृणा, शत्रुता और विमिषता फैलाई गई है। पुलिस ने सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने पर 16 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर धारा 505(2) के तहत नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि गांव में मस्जिद या मदरसा नहीं है, इसीलिए एक घर में सामूहिक नमाज होती है। नमाज पढ़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। नोएडा के सेक्टर 93 स्थित सुपरटेक का टून टावर के बाद अब 13 साल में बनी इमारत को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। अब आपको बताते हैं कि इस वक्त अगली खबर क्या है।
12वीं की छात्र के साथ पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया गया है। इसके बाद उसकी लोगों में अब आक्रोश फैला हुआ है। आपको बता दें कि सामुदायिक तनाव व्यक्त हो चुका है और बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने आज दुमका बाजार बंद रखा है और विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने शाहरुख के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की है। हालात को काबू में करने के लिए दुमका शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दुमका के पुलिस अधीक्षक अंबर लड़का ने बताया कि इस घटना में युवती 90% झुलस गई थी। इलाज के लिए रांची स्थित में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार तड़के 2:30 बजे उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद युवती अंकिता का शव दुमका लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि युवती के जेरू बढ़िया मोहल्ले में स्थित घर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है और हेमंत सरकार पर हमला बोला है। इस पूरे मामले पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता रघुवर दास भी सामने आए हैं। हेमंत सोरेन को घेरते हुए अलग रंग देने की कोशिश की गई। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा, धर्म के नाम पर इंसाफ में भी भेदभाव किया जा रहा है। परिवार ने पहले भी शिकायत की थी, लेकिन सरकार का समुदाय विशेष से लगाव है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस सिलसिले में गौड़ा से भाजपा विधायक डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया और काश दुमका की बेटी अंकिता को हम लोग शाहरुख जैसे दरिंदे से बचा पाते। सांसद ने आगे दुमका के पुलिस उपाधीक्षक की भूमिका पर सवाल उठाते हुए लिखा कि मुस्लिम पदाधिकारी नूर मुस्तफा का अपराधी का साथ देना देश के लिए घातक है। संथाल परगना अपनी बेटी की हत्या के बाद उद्वेलित है। वहीं दुमका में बिगड़े हालात को संभालने के लिए प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी है। किसी भी भारी व्यक्ति को शहर में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है और शहर में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मथुरा पहुंचे। यहां से वृंदावन गए और जन्माष्टमी पर्व पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे को लेकर गहरा दुख जताया। उन्होंने गोस्वामी समाज के लोगों से बातचीत की। सपा नेता अखिलेश ने कहा कि गोस्वामी समाज मंदिर का संरक्षण चाहता है, जिसमें मंदिर की स्थिति में कोई बदलाव न हो और संरक्षण भी हो। मंदिर हादसे को लेकर उन्होंने पूरे तरीके से सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद तकरीबन 3 घंटे तक यहां मौजूद थे। पूरा फोर्स उनकी सुरक्षा में लगा था। यदि समय रहते सही कदम उठाया जाता और भीड़ को देखते हुए इंतजाम सही होते तो ये हादसा नहीं होता। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 50 लाख रुपए की मांग की है। अखिलेश वृंदावन की भजन कुटीर पहुंचे। उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये एजेंसियों से कार्रवाई करवाकर लगातार डराने का प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष एक स्तंभ की तरह खड़ा हुआ है। वहीं तालाबों के पुनरुद्धार और संरक्षण को लेकर किए गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि तालाबों को संवारने की आड़ में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। विभागीय अधिकारियों ने खूब गोलमाल किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना सही नहीं है। सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों पर चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने खुद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, लेकिन बारिश के बाद एक्सप्रेसवे की स्थिति ऐसी हो गई कि कोई भी उस हाईवे पर अगर गुजरेगा तो उसके पेट में दर्द हो जाएगा या कमर की हड्डी टूट जाएगी। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष लामबंद हो रहा है और ये अच्छी बात है। बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब हो या उत्तर प्रदेश, आगामी चुनावों में विपक्ष की एकजुटता सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष की तरह मीडिया को भी सरकार की खामियों को उजागर करना चाहिए, जिससे विपक्ष को भी बल मिल सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।